जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पहली अपडेट आ रही है भारतीय थल सेना को लेकर के। भारतीय थल सेना इस समय अपनी जो कॉम्बैट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है, जहाँ पर वो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर जोरावर लाइट टैंक के चेचिस को, जो नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस व्हीकल है, उसके फाउंडेशन के तौर पर यूज़ करने का विचार किया जा रहा है। करंटली अगर हम बात करें तो ये जो AERV है, ये BMP-2 चेचिस पर बनाई गई है। और AERV जो है, ये एक मिलिट्री इंजीनियर्स के लिए क्रिटिकल एसेट के तौर पर देखी जाती है, जो कि टेरेस्ट्रियल या फिर अंडर वाटर सर्विस करते हैं हॉस्टाइल टेरेन में। और ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस दोनों को सपोर्ट करती है। खासकर अगर हम बात करें डाइवर्स इन्वॉल्वमेंट की, जैसे कि प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए या रेवरिन रीजन्स हो गए, वहाँ पर ये जो व्हीकल्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉनेसेंस व्हीकल की बात करें तो ये जो BMP-2 चेसिस पर बेस्ड है, ये बेसिकली एक एम्फीबियस व्हीकल है जो कि टैक्टिकल कॉम्बैट रिक्वायरमेंट जो मिलिट्री इंजीनियर्स की होती है उसको मीट करने के लिए बनाई गई है। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर और लैंड रिकॉनेसेंस इक्विपमेंट से इक्विप किया गया है और ये हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो नया डेवलपमेंट देखने को मिला है उसमें बहुत सारे एडवांसमेंट देखने को मिलेंगे। अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें तो AERV के कुछ की फीचर्स इस प्रकार से हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर अंडर वाटर सर्वे कैपेबिलिटीज़ भी है। जी हाँ, AERV को जो रिकग्नाइज्ड वाटर रिकॉनेसेंस इंस्ट्रूमेंट है इससे इक्विप किया गया है, जो कि बेसिकली कैनाल बिट प्रोफाइल का जो डिटेल है वो प्रोवाइड करने में मदद करती है। इसमें स्ट्राटा अंडरनेथ हो गया। और सबसे खास बात तो ये है कि इंजीनियर्स को ये असिस्ट करती है कि कैसे जो असॉल्ट ब्रिजेस हैं उनको डिप्लॉय करना है और कैसे जो रिवर टेरेन है इसको क्रॉस करना है। दूसरा यहाँ पर इसमें एडवांटेज देखने को मिलता है वो है लैंड रिकॉनेसेंस। ये व्हीकल इस प्रकार से बनाई गई हैं कि ये टेरेस्ट्रियल सर्वेस को भी कर सकती हैं अपने एडवांस सिस्टम्स की सहायता से, जहां पर ये हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का जो प्रिसाइज डेटा है उसको गैदर करती हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गए या प्लेन्स हो गए, और उसके आधार पर जो आगे का निर्णय लेने की क्षमता है इसको ये इम्प्रूव भी करती है। इसके अलावा इसमें हमें रूट मार्किंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो सेफ रूट होते हैं एडवांस फोर्सेस के लिए उनको मार्क करने के लिए भी फैसिलिटीज़ को रखती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशन में ये जो सेफ रूट होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाते हैं। इसके अलावा इसमें डेटा स्टोरेज और इन्वायरमेंट कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जी हाँ, AERV बेसिकली डेटा स्टोरेज फैसिलिटी को भी होस्ट करती है, जहाँ पर अपने सर्वेज को या सर्वे डेटा को ये रिकॉर्ड कर सकती है। इसके अलावा इसमें जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल यूनिट होती है ये इंश्योर करती है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है एक्सट्रीम कंडीशन में वो बनी रहे। इसके जो एम्फीबियस डिज़ाइन है वो भी इसको वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने में काफ़ी मदद करती है। आमतौर पर एम्फीबियस व्हीकल उन व्हीकल्स को कहा जाता है जो कि ज़मीन के साथ साथ पानी में भी चल सकती हैं, और ये उसी प्रकार की एक व्हीकल है जो कि मिलिट्री इंजीनियर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और जब बात आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो वहाँ पर ऐसी टेरेन्स हैं जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग्स भी है, जहाँ पर लैंड भी है। तो ऐसे में ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसीलिए अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है और अब माना जा रहा है कि जोरावर लाइट टैंक की जो चेसिस है उसके साथ जो नई व्हीकल है वो बनाई जाएगी। जोरावर लाइट टैंक, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया गया है, ये 25 टन वजनी एक कॉम्बैट व्हीकल है जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना बॉर्डर पर स्थित है वहाँ को ध्यान में रख करके। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल फाइटर्स को लेकर आ रही है। क्या राफेल फाइटर ने ऑपरेशन सिंदूर में वाकई पाकिस्तानी PL-15 की हिट को एब्जॉर्ब किया था? क्या PL-15 की हिट को सरवाइव करने के बाद भी राफेल सेफली लैंड कर पाया था? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। फ्रेंच की मीडिया आउटलेट है जिसने ये क्लेम किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर्स की जो भूमिका रही थी ये बहुत महत्वपूर्ण रही थी, और इन फाइटर्स से लॉन्च करी गई स्कैल्प मिसाइल्स ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंच मीडिया का ये भी कहना है कि इसी दौरान भारतीय वायुसेना का एक सिंगल इंजन जो सिंगल सीटर राफेल फाइटर था, इसको पाकिस्तानी मिसाइल स्ट्राइक का सामना भी करना पड़ा था, और ये मिसाइल थी पाकिस्तान के संभावित PL-15। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मिसाइल ने राफेल को हिट ज़रूर किया,
लेकिन रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि इंडियन एयरफोर्स का ये राफेल हिट होने के बावजूद भी सक्सेसफुली और सेफली अपने बेस तक पहुंचा, वहां पर लैंड किया और इसने अपनी एक्सट्रीम सर्वाइबिलिटी को प्रदर्शित भी किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पायलट भी सेफ थे, एयरक्राफ्ट भी सेफ था और इतनी विषम परिस्थिति थे उससे भी राफेल फाइटर पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकल आया। इस समय भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को ऑपरेट करती है, जिन्हें हमने 7.8 बिलियन यूरो की लागत में फ्रांस से खरीदा था। और अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारे मेन फाइटर बन चुके हैं और ये सुखोई 30 MKI के साथ साथ ऑपरेट करते हैं। इस समय अंबाला और हाशिमारा बेस में इनको डिप्लॉय किया गया है, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में स्थित है। अब सक्सेसफुल रिटर्न जो है राफेल का मिसाइल के हिट होने के बावजूद भी ये दिखाता है कि भारतीय वायुसेना क्यों इस प्लेटफॉर्म को लेकर इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। और फ्रेंच मीडिया की बात माने तो इस इंसिडेंट ने भारतीय वायुसेना की डिसीजन मेकिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यही कारण है कि ये कॉम्बैट प्रूवन एक हाईली सेफ प्लेटफॉर्म होने के बाद भारतीय वायुसेना अब एडिशनल 90 जो राफेल फाइटर्स हैं उनकी तरफ जाने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां मॉडर्न एयर कॉम्बैट में हम स्टेल्थ और सेंसर्स और मिसाइल परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो वहीं एक एयरक्राफ्ट की एबिलिटी जो कि डैमेज को एब्जॉर्ब करके सेफली बेस को रिटर्न हो सके, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और यही कारण है कि राफेल फाइटर इस समय भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बना हुआ है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आने वाले भविष्य में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, इसमें भारतीय वायुसेना एडिशनल 90 राफेल जेट्स के जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स हैं इनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर चर्चा करेगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो 90 फाइटर्स हैं इनको भारतीय वायुसेना लेने के लिए इच्छुक है और इसके लिए जो केस है ये रक्षा मंत्री जी के साथ जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये केस रखा जाएगा, जहाँ पर पूरी उम्मीद है कि ये जो खरीद है इसको मंजूरी मिल सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो 36 राफेल हमारे पास हैं, 90 की डील अगर फाइनलाइज हो जाती है तो टोटल हमारे पास 126 राफेल फाइटर्स आ जाएंगे। और अब ये नंबर्स हमें 2007 में वापस लेकर जाएंगे, जब MMRCA 1 की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी 126 फाइटर्स के खरीद को लेकर हमने बात करी थी। हालांकि ये डील कभी फाइनलाइज नहीं हो सकी और बाद में हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत जो 36 राफेल हैं इनसे ही संतोष करना पड़ा। हालांकि इस निर्णय का समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है। एक वर्ग ये कहता है कि राफेल निसंदेह काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको भविष्य की थ्रेट को भी देखना चाहिए कि भविष्य में आपके सामने 5th जन थ्रेट आने वाली है, तो ऐसे में आपको जो 5th जनरेशन फाइटर है इनके तरफ भी देखना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आपको राफेल और SF-57 की जो मिक्स्ड फ्लीट है इसको लेना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑलरेडी भारत में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित है, जहां पर MRO फैसिलिटीज़ से लेकर के दूसरी फैसिलिटीज़ भी हैं, फ्यूजलाज का निर्माण भी हो रहा है और तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाए भी जा सकते हैं। तो ऐसे में राफेल ही हमारे लिए एक उचित ऑप्शन है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।